राधे राधे सभी को। आज हम राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन का भी हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बिजोलिया आंदोलन। और फिर बिजोलिया आंदोलन पढ़ने के बाद हम साथ ही साथ उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम बिजोलिया आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आज साइड में जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, जो भी चीज़ें मैंने साइड में मेंशन कर रखी है जो इंपॉर्टेंट है। अभी पहले मैं आपको मेन में बताती हूँ, फिर मैंने उन्हीं को कंक्लूजन निकाल के साइड में लिखा हुआ है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो सबसे पहले हम बिजोलिया आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले बिजोलिया जानना है कि बिजोलिया क्या है। तो बिजोलिया मेवाड़ का एक ठिकाना है। जो मेवाड़ है, मेवाड़ में 16 ठिकाने हुआ करते थे और उनमें से कुछ ठिकाने फर्स्ट ग्रेड के होते थे, कुछ सेकंड ग्रेड के ठिकाने होते थे, कुछ ऐसे थर्ड ग्रेड के। मतलब 3 ठिकानों की कैटेगरी बांटी हुई थी, ए ठिकाना, बी ठिकाना और सी ठिकाना। तो जो बिजोलिया है वो फर्स्ट ग्रेड का ठिकाना हुआ करता था मेवाड़ का। एट प्रेजेंट अगर जो बिजोलिया है वो कहाँ आता है तो वो भीलवाड़ा में आता है, ये आपको याद रखेंगे। और बिजोलिया को ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो बिजोलिया है उस टाइम जो ठिकाना हुआ करता था वो राणा सांगा ने गिफ्ट में दे दिया था, उपहार में दे दिया था। किसको दिया था? अशोक परमार को दे दिया था। तो इसका मतलब जो बिजोलिया का जो भी ठिकाना अंडर का जो काम आता था वो किसके अंडर हुआ करता था? वो अशोक परमार के अंडर हुआ करता था। और ये जगनेर से आए थे तब इन्होंने इसको गिफ्ट किया था। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जो अशोक परमार है वो खांडवा के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। ये आप बातें ध्यान रखेंगे। अब हम बिजोलिया आंदोलन के कारण जानते हैं कि क्यों किसानों ने बिजोलिया में आंदोलन स्टार्ट किया था। तो एक मेन कारण ये था कि वहाँ पे जो टैक्सेस लगते थे, जो कर लगते थे, वो 84 टाइप के कर लगते थे। आप कह सकते हो हिंदी में 84 प्रकार के कर लगा करते थे। और हाई लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। हाई लैंड रेवेन्यू का मतलब जो भू राजस्व हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा होता था। और साथ ही साथ में वहाँ पे लाटा कुंटा का सिस्टम के हिसाब से आपसे कर लिया जाता था। मतलब लाटा कुंटा का मतलब होता था कि जो भी किसान हैं उन्होंने अपना फसलों को काट के जो रखा है गठरी बांध बांध के, तो वो वहाँ से जो भी आता था सावंत या जो भी सावंत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिसर जो भी आ रहा है वो अंदाज़ा लगाता था कि आपके पास तो इतनी गठरियाँ हैं तो आपका तो इतना अनाज निकल जाएगा, अगर इतना अनाज निकलेगा तो आप इतना अनाज दोगे। मतलब बिना नाप तोल के वो अंदाज़ा लगा के बताते थे कि आपको इतना अनाज देना है। तो उसको हम बोलते थे लाटा कुंटा सिस्टम। तो एक ये मेन वजह थी। दूसरा था बेगार। बेगार होता था कि बिना पैसों के मजदूरी करवाता था सावंत आपसे, तो वो होता था। फिर अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और स्टार्ट होती हैं कि क्या क्या कर थे जो कि बिजोलिया आंदोलन में लगते थे। तो पहला यहाँ पे था कि जो कृष्ण सिंह थे जो कि सावंत थे उस टाइम बिजोलिया के, 1903 के टाइम में इन्होंने एक कर लगाया था जो कि था चवरी कर। और चवरी कर क्या था कि जिसके घर में भी लड़की की शादी होगी उसको एक टैक्स देना पड़ेगा। वैसे तो उल्टा होता है कि लड़की की शादी है तो आपको कन्यादान आप दोगे, यहाँ पे इसने उल्टा टैक्स लगाया था कि जिसके भी घर में लड़की की शादी होती है तो वो टैक्स पे करेगा। और उस टैक्स का उन्होंने नाम रखा था चवरी कर। और वो इन्होंने बताया हुआ कि उस टाइम 1903 में वो कितना कर देंगे। उस टाइम शादी पे 5 रुपये, कहीं कहीं 5 रुपये लिखा है, कहीं कहीं 13 रुपये लिखा है, वैसे बेसिकली 5 माना जाता है। और उस टाइम वो 5 भी बहुत ज़्यादा रुपये हुआ करते थे 1903 के हिसाब से। तो किसने लगाया था चवरी कर? आप याद रखेंगे, कृष्णा सिंह ने लगाया था जो कि 1903 में लगाया था। फिर कृष्णा सिंह के बाद जो सावंत बने थे वो थे हमारे पृथ्वी सिंह, और जो कि बने थे 1906 में। तो उस टाइम ये क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं रिचुअल हुआ था किस टाइप का कि जो भी नया सावंत बनेगा वो राजा को टैक्स देगा। कैसा वाला टैक्स देगा? तलवार बंधाई। मतलब क्योंकि नया वो बना है, सावंत बना है, तो इसका मतलब उसकी तलवार बंधाई की जाएगी। तो ये टैक्स देगा किसको? राजा को। पर इस सावंत ने क्या किया कि उसने बोला कि ये जो टैक्स देगा वो वहाँ के किसान लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा राजा को, ये किसान लोग ही डायरेक्ट राजा को देंगे। तो इसने एक और टैक्स लगा दिया था, तलवार बंधाई टैक्स, जो कि पृथ्वी सिंह ने लगाया था। कब लगाया था? 1906 में लगाया था। तो 2 टैक्सों की हमने यहाँ पे बात करी है मेन। एक है चवरी कर जो कि किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में। उसके बाद पृथ्वीराज सिंह हो गए सावंत जो कि 1906 में थे। और क्या टैक्स लगाया था उन्होंने? तलवार बंधाई टैक्स लगाया था। आप ना एक बात और अलग से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वाली आरबीएससी की जो बुक्स हैं जो 8, 9, 10 क्लास की, उसमें ये बात मेंशन कर रखी है और ये पहले एक क्वेश्चन भी आया हुआ है
वैसे तो बिजोलिया आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1997 में स्टार्ट हुआ है ना, बट ये फिर भी आप याद रखेंगे कि जो 1894 है उसमें जो गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से जो टैक्स है उसमें वृद्धि स्टार्ट हुई है, मतलब इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया था। तो आप ये दो बातें याद रखेंगे। हमने दो बातें यहाँ तक कर ली, कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह। मतलब ये हमने मेन रीजंस किए हैं कि किस रीजन की वजह से, आपके किस कारणों की वजह से आपके जो बिजोलिया आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। अब आगे देखते हैं हम बिजोलिया आंदोलन में कि जो बिजोलिया आंदोलन है वो फेजेस में हुआ था, टुकड़ों में हुआ था। तो टोटल 3 फेज हुए थे। जो फर्स्ट फेज हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 1897 से 1914 तक हुआ था। कहाँ से किसान ने किया था? तो ये क्या था, धाकड़ किसान ने। और किस गांव से ये स्टार्ट हुआ? तो गिरधरपुरा से स्टार्ट हुआ था। गिरधरपुरा गांव से धाकड़ किसानों ने ये स्टार्ट किया था। अब वहाँ पे एक इंसान था जो कि साधु सीताराम दास जी थे। इन्होंने क्या कहा, क्योंकि वहाँ के सारे किसान लोग क्या थे, परेशान थे, इन सारे टैक्सेस थे। तो इन्होंने एडवाइस किया किसानों को कि आप लोग, सावंत आपका नहीं मान रहा है तो आप सीधा वहाँ पे मेवाड़ के राजा के पास जाइए, महाराणा के पास जाइए और उनसे अपील करिए कि हमारे ये परेशानी और आप लोग देखिए। तो इनके एडवाइस पे 2 पर्सन, जैसे हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो सारे थोड़ी जाते हैं, उसके हेड टाइप चले जाते हैं। तो इस तरीके से नानजी पटेल और साकरी पटेल किसके पास जाते हैं? महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। और क्या मतलब, किसानों की सारी समस्या लेकर ये महाराणा से मिलते हैं। तो महाराणा इनकी सारी समस्या सुनते हैं और उस टाइम समस्या सुनने के बाद ये इंक्वायरी ऑफिसर बिठाते हैं, जो कि कौन था? हामिद सिंह को ये इंक्वायरी ऑफिसर बिठाते हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई भी इंक्वायरी बैठी है तो उसका रिजल्ट इतनी जल्दी तो आने वाला है नहीं। तो उसका रिजल्ट ऐसे कुछ आया नहीं इसमें। तो इस जो फेज में, इस चरण में फार्मर्स को कोई फ़ायदा या कोई सक्सेस या कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट इनको नहीं मिले। और आप एक बात और यहाँ याद रखेंगे फर्स्ट फेज़ में, कि जो फर्स्ट फेज़ में जो लीडर्स थे जिन्होंने आंदोलन किया था, जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे, वो कौन थे? एक तो थे प्रेमचंद भील, एक है फतेह करण चारण और ब्रह्मादेव। ये 3 थे। अब आप इन तीनों के नाम कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि महाराणा कौन थे? फतेह सिंह, मतलब फतेह नाम आ रहा है। तो आप स्टार्टिंग भी कैसे करोगे? यहाँ पे फतेह से ही करोगे। तो फतेह करण चारण हो गए एक। और क्योंकि बिजोलिया आंदोलन है, इसमें कोई मार कुटाई, कभी भी इस तरह की चीज़ें आपको कभी देखने को नहीं मिली। तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग भी कैसे करोगे? एकदम प्रेम से करोगे आंदोलन। तो प्रेमचंद भील हो गए। फिर ब्रह्मदेव, ऐसे देव से याद रख लो कि हम स्टार्टिंग करेंगे तो देव को पूजेंगे, देवता लोगों को पूजेंगे, तो ऐसे ब्रह्मदेव। तो फर्स्ट फेज में जो नेता लोग हुए, जिन्होंने लोकल लीडर्स हुए, जिन्होंने आंदोलन चलाया था, वो कौन कौन थे आपके? प्रेम से स्टार्ट करेंगे तो प्रेमचंद भील, क्योंकि महाराणा वहाँ के कौन थे? फतेह, तो फतेह करण चारण हो गए एक। हम देव को पूजेंगे पहले, तो ब्रह्मदेव। ये हो गया आपका फर्स्ट फेज में, जो कि उनको कोई सक्सेस सच नहीं मिला। जब हम सेकेंड फेज की बात करते हैं तो सेकेंड फेज आपका स्टार्ट हो जाता है 1914 से 23। अच्छा, ये डेट आप देख लीजिए, यहाँ पे 14, कहीं कहीं किसी बुक्स में यहाँ 14 की जगह 15 भी लिखा होता है, यहाँ 15 लिखा होगा, तो यहाँ 15 से स्टार्ट कर देंगे। वो आप देख लेना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो दूसरा फेज आपका स्टार्ट होता है 1914 से 23 तक ये चलता है, या फिर 1915 से 23 तक चलता है। अब यहाँ पे आपने देखा था कि पृथ्वी सिंह जो 1906 में जिन्होंने तलवार बंदाई टैक्स लिया था, अब ये पृथ्वी सिंह की डेथ हो जाती है तब तक। और पृथ्वी सिंह की जब डेथ हो गई है तो अब कोई नया सावंत बनेगा, जो कि बनने वाला था केसरी सिंह। पर केसरी सिंह की आयु कम थी, तो सब कुछ ये संभाल नहीं सकता था। तो संभालने के लिए ऐसे प्रशासक एक अलग बिठा दिया जाता है राजा के द्वारा, जो कि बिठाया गया था अमर सिंह राणावत। अगर आप बोले सावंत कौन है, सावंत केसरी सिंह ही है, बट उनके अलग से प्रशासक बिठा दिया जाता है, जो कि थे अमर सिंह राणावत, राजा की तरफ से बिठाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे अगर आप देखो तो सबसे पहले थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने क्या लगाया था? चवरी कर लगाया था। फिर चवरी कर के बाद पृथ्वी सिंह आए थे 1906 में, जिन्होंने कौन सा कर लगा दिया था? तलवार बंदाई लगाया था। उसके बाद केसरी सिंह आना था। केसरी सिंह आए थे बट उनकी आयु कम थी, तो उनकी जगह पे अगर वैसे देखें तो किसको बिठाया था काम वाम के लिए? अमर सिंह राणावत को बिठा दिया था। ऐसे याद रख लो कि उनकी मृत्यु हो गई तो अब जो इंसान आएगा वो अमर होगा, ऐसे ही आप याद रख लो, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट फेज किसके अंडर चलाया गया था? साधु सीताराम दास के अंडर चलाया गया था। तो अब इतना टाइम हो गया था, इनको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो जो साधु सीताराम दास है वो ओछड़ी गांव में जाते हैं, और ओछड़ी गांव में एक इंसान के पास जाते हैं जो कि है विजय सिंह पथिक।
विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं। और विजय सिंह पथिक का जो ओरिजिनल नेम है वो ओरिजिनल नेम है भूप सिंह। ये अपना नाम बदल के रहते थे, इसके पीछे अलग स्टोरी है क्यों ये अपना नाम बदल के रहते थे, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आप ये बस याद रखिए कि जो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 1914 में बिजोलिया आंदोलन का, उसमें साधु सीताराम जो दास होते हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज में एडवाइस करी थी नानजी पटेल और साकरी पटेल को कि आप महाराणा के पास जाओ, वो अब किसके पास जाते हैं, विजय सिंह पथिक जिनका रियल नेम होता है भूप सिंह, कि उनसे अपील करते हैं कि आप आओ और हमारे बिजोलिया आंदोलन को देख रेख करो, मतलब नेतृत्व करो। तो फिर ये जो विजय सिंह पथिक है वो मान जाते हैं और फिर ये आंदोलन को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि कब करते हैं 1917 में ये बिजोलिया आंदोलन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब ये आंदोलन चलाने आते हैं तो सबसे पहले ये एक पंच बोर्ड बनाते हैं, और बिजोलिया को हम ऊपरमाल नाम से भी जानते थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कौन सा पंच बोर्ड बनाया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी एक तरीके से। और वो कौन से गांव में करी थी, तो उन्होंने करी थी बेईसाल गांव में। और आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि उन्होंने कब करी थी इसकी पंच बोर्ड की स्थापना, किस दिन करी थी, हरियाली अमावस्या पे करी थी। और उसके अध्यक्ष इसको बनाया था मन्ना पटेल को। आप याद रखेंगे जो फर्स्ट में हमने बात करी थी वो नानजी पटेल और साकरी पटेल की थी, जो फतेह सिंह महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे समस्या लेकर, और इन्होंने यहाँ पे अध्यक्ष किसको बनाया था, मन्ना पटेल जी को बनाया था। एक तो ऊपरमल पंच बोर्ड बनाया था, और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया था, एक ऊपरमल सेवा समिति बनाई थी। ऊपरमल सेवा समिति ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते थे, युवा लोग होते थे, उनके लिए उन्होंने इस तरीके से बनाई थी, आप याद रख सकते हैं। अब विजय सिंह पथिक आ गए थे तो काफ़ी लोगों को मोटिवेशन भी मिलने लग गया था, मोटिवेट होने लग गए थे। तो जो माणिक्य लाल वर्मा थे, जो ऑलरेडी बिजोलिया ठिकाने में कार्यरत थे, तो उन्होंने वो कार्यरत को रिज़ाइन कर दिया था और फिर इन्होंने बिजोलिया आंदोलन ज्वाइन कर लिया था, माणिक्य लाल वर्मा। तो इससे आप क्या देख रहे हो कि पहले यहाँ पे कौन थे, साधु सीताराम दास थे। फिर साधु सीताराम दास किसको लेके आए, विजय सिंह पथिक को, और विजय सिंह पथिक के साथ साथ फिर बाद में कौन आए थे, माणिक्य लाल वर्मा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि फर्स्ट फेज में जो जनक माना जाता है या नेतृत्व माना जाता है वो साधु सीताराम दास के अंडर माना जाता है फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में विजय सिंह पथिक के अंडर नेतृत्व माना जाता है, और जो थर्ड फेज आएगा वो किसके अंडर माना जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा। तो पहले साधु सीताराम दास थे, उसके बाद विजय सिंह पथिक आते हैं, विजय सिंह पथिक के बाद ज्वाइन तो माणिक्य लाल वर्मा सेकेंड फेज में ही कर लेते हैं, पर नेतृत्व ये कौन से फेज में करेंगे, थर्ड फेज में करेंगे। तो आप याद रखेंगे इसका। उसके बाद अब ये विजय सिंह पथिक आ गए, माणिक्य लाल वर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया। अब ये सब मिलके गांधी जी के पास जाते हैं, और गांधी जी से कहाँ मिलते हैं, ये अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में मिलते हैं, जहाँ की कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है अमृतसर में 1919 में। तो वहाँ पे ये सारी बातें गंगाधर तिलक को बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, हमें इतने साल हो गए हैं पर हमें कोई सक्सेस नहीं मिल रही, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो गंगाधर तिलक क्या करते हैं, मतलब जैसे माइक लेके हम अनाउंसमेंट कर रहे थे ना चीज़ों की, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव बातें बिजोलिया आंदोलन के बारे में बोलते हैं। बट उस टाइम गांधी जी मना कर देते हैं कि हम सिर्फ कांग्रेस के लिए, मतलब इस तरीके से हम आंदोलन करते हैं, हम ऐसे ठिकानों पे जाके हम किसी राजा के खिलाफ या किसी सावंत के खिलाफ हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, हमारा जो आंदोलन है वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ है, इस तरीके से। तो उस टाइम जो गांधी जी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर कोई भी मतलब बताने के लिए, कोई भी हेल्प करने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली मना कर देते हैं। पर फिर क्या करते हैं, बाल जो गंगाधर तिलक होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मेरा जो न्यूज़पेपर है जो कि मराठा नाम का है, उसमें मैं आपके बिजोलिया आंदोलन के बारे में लिख सकता हूँ, और जो महाराणा फतेह सिंह है उनको मैं अपनी तरफ से एक पत्र लिख सकता हूँ। ये सारी बातें कब हो रही हैं, 1919 में। कहाँ, किस अधिवेशन में, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में। तो जो बाल गंगाधर तिलक है वो अपने मराठा न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं इस मूवमेंट के अंडर, इस आंदोलन के बारे में, और महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र लिखते हैं। फिर 1920 में जो गांधी जी हैं वो नागपुर अधिवेशन के टाइम पे, पहले अमृतसर अधिवेशन हुआ था, फिर नागपुर अधिवेशन है, उस टाइम वो कहते हैं गांधी जी कि मैं खुद तो नहीं आ सकता, पर मैं एक तरीके से आपको, हाँ ठीक है, मैं सहमति देता हूँ कि आप करो आंदोलन, मैं आपके साथ हूँ, वैसे मैं नहीं आ रहा हूँ आपके पास, वहाँ आके आंदोलन नहीं कर सकता, बट मैं आपको यहीं से
सहमति देता हूँ। तो उन्होंने मोरली सपोर्ट कर दिया था इसको। और साथ ही साथ में इन्होंने भी एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, किसको? फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे। किसके बारे में लिखा? वही के आपके जो उधर के बिजोलिया धाकड़ किसान है, वो ये उनको ये परेशानी है, तो इस हिसाब से उन्होंने लिखा। एक 1919 में पत्र लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। 1920 में गांधी जी ने लिखा। तो इसका मतलब फतेह सिंह के पास 2 क्या पहुंच गए थे? पत्र पहुंच गए थे, नामी इंसानों के थ्रू पहुंच गए थे। तो फिर मेवाड़ में 2 इंक्वायरी कमीशन बिठाए जाते हैं। एक आपको याद है फर्स्ट फेज में भी इंक्वायरी हुई थी, जिसके ऑफिसर कौन थे? हामिद सिंह थे, बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ था वहाँ के किसानों को। अब भी 2 कमीशन हुए, एक हुआ 1919 में, एक हुआ 1920 में। क्योंकि 1919 में क्या हुआ था, अगर आपको याद आ रहा है तो अभी मैंने बताया कि अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी सपोर्ट नहीं करते हैं, पर बाल गंगाधर अपने मेवाड़ न्यूज़पेपर में पत्र लिखते हैं महाराणा फतेह सिंह को। फिर 1920 जो कि नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे 1919 और 1920 में 2 इंक्वायरी कमीशन बिठाए जाते हैं। इस कमीशन में किस किस लोगों को लिया जाता है? तो 1919 में है बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह, अफजल अली, राज सिंह बेढाला, तखत सिंह मेहता, रमाकांत मालविया। आप अगर आपको याद में नहीं रहती तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 1919 में पहला जो इंक्वायरी कमीशन हुआ, उसके जो नेम्स हैं, अगर आप देखो तो ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट्स आप ले रहे हो तो ए वाले नाम आएंगे, बी वाले नाम आएंगे, और इधर लास्ट लेटर्स वाले नाम आएंगे, जैसे आर हो गया, टी हो गया। और जो 1919 है उसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। और जो 1920 में जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? राज सिंह बेढाला उनके अध्यक्ष थे। अब ये अधिवेशंस, ये कमीशंस चल ही रहे थे, इनसे भी इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो फिर 1922 में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो हस्तक्षेप करते हैं इसमें कि क्या चीज़ है, आप लोगों से क्यों नहीं सलट रहा ये सारी चीज़ें। तो 1922 में फिर जाके एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। तो आप बोलोगे एग्रीमेंट हुआ 1922 में, किसने करवाया? ब्रिटिशर ने। अच्छा, किसके किसके बीच में हुआ? मतलब एग्रीमेंट में इधर से कौन कौन सी पार्टी आई और इधर से कौन कौन सी पार्टी आई। तो आपको याद रखना है हमारे किसानों की तरफ से कौन कौन गया? मोती राम गए, नारायण पटेल गए, राम नारायण चौधरी गए और माणिक्य लाल वर्मा गए। अब देखो ये नाम बहुत इजी है याद रखने, राम नारायण और फिर कनेक्ट हो गया राम नारायण और एक हो गया माणिक्य लाल वर्मा। इधर से कौन कौन आए आप याद, ये फर्स्ट वाले याद रखेंगे आप कंप्लीटली। रॉबर्ट हॉलैंड गए जो कि उस टाइम एजीजी हुआ करते थे, और इस एजीजी के जो पॉलिटिकल थे एजेंट थे वो विल्किंस थे। और कौन आए थे? अगलवी आए थे जो कि सेक्रेटरी थे एजीजी के, सचिव थे। और कौन थे इसमें? प्रभाष चंद्र चटर्जी थे। और कौन थे? बिहारी लाल थे। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है जो कि ब्रिटिशर्स कराते हैं, और इस एग्रीमेंट के दौरान जो कि बिजोलिया पे 84 टैक्स लगाए गए थे, उसमें से 35 टैक्सेस माफ़ कर दिए जाते हैं, और एक लैंड सेटलमेंट का एग्रीमेंट किया जाता है कि कुछ ना कुछ आपके लैंड सेटलमेंट करी जाएगी, है ना। पर अब क्या होता है, ये हो गया राजा की तरफ से हुआ, ये राजा ने करवाया किसानों में, पर यहाँ का जो सावंत है वो मना कर देता है कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, क्योंकि कर तो मैं लेता हूँ, उसमें राजा का कोई रोल नहीं है, राजा क्या करेगा इसमें। तो राजा वो मना कर देता है, तो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो फिर ये कंटिन्यू चलता है। अब कंटिन्यू चलता है तो वो थर्ड फेज स्टार्ट हो जाता है जो कि 1923 से 41 तक ये चलेगा। इसमें जो हमने बोला था यहाँ पे लैंड सेटलमेंट होगा, तो लैंड सेटलमेंट ऑफिसर किसको बनाया जाता है? ट्रेंच को बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो लैंड ऑफिसर है ये ट्रेंच, ये क्या करता है? 2 तरह की लैंड होती है, एक होता है इरिगेटेड लैंड और एक होता है नॉन इरिगेटेड लैंड। तो ये किसी गलती से या कैसे मान लो ये नॉन इरिगेटेड लैंड पे टैक्स लगा देता है, मतलब जहाँ पे आपका कुछ भी उपज नहीं हो रहा है ना, आप जहाँ पे कोई भी उपज नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा, वो मतलब ऐसी पड़ी है ज़मीन, उस पर भी वो टैक्स लगा देता है। अब किसान और परेशान कि पहले ये टैक्स था, अब ये तो टैक्स कम होने की बजाय हमारा टैक्स तो क्या हो गया और बढ़ गया। तो फिर से ये सारे किसान मिलकर किसके पास जाते हैं? विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं कि आपने हमारी हेल्प करी, हमारे 35 टैक्स तो माफ़ हो गए, पर हम ट्रांच ने तो उल्टा काम कर दिया।
तो विजय सिंह पथिक उनको एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा करो, जो नॉन इरिगेटेड लैंड्स हैं उसके जो पेपर्स आपके पास हैं वो पेपर्स आप क्योंकि आपके पास पेपर्स है ना उसके, इसलिए आप टैक्स दे रहे हो उसका, तो आप वो पेपर्स जो आपके नाम पर है वो वापस दे आओ उसको। किनको? सावंत को, क्योंकि सावंत ही तो आपसे वो ले रहा था ना, क्या ले रहा था, टैक्स ले रहा था, तो आप उसको वापस कराओ, ऐसा करो, हमारे किसी काम की नहीं ज़मीन, रख लो अपनी ज़मीन। तो वो ऐसे करता है और वो सारी ज़मीन वापस दे आता है। और सावंत क्या कर देता है, वो उनसे भी और होशियार, सावंत उस ज़मीन को सीज ही कर लेता है, अपने पास सील कर लेता है कि लाओ भाई दे दो मुझे, और सील करके वो आगे बेच देता है उन ज़मीनों को। तो किसानों को और वो ज़्यादा है। फिर वो वापस विजय सिंह पथिक के पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारा तो तुम कोई भला वाला नहीं कर रहे, तुम जाओ यहाँ से, ये वो मतलब उसको ऐसी खरी खोटी सुनाने लग देते हैं। तो फिर विजय सिंह पथिक क्या करता है, 1927 में वो इस आंदोलन से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, छोड़ देता है वो ये आंदोलन। अब आंदोलन की देखरेख करने के लिए कोई नहीं होता, तो फिर गांधी जी से ये दोबारा अपील करते हैं अब हम क्या करें। तो जो गांधी जी ऑलरेडी मोरल सपोर्ट तो कर ही चुके होते हैं, तो गांधी जी किसको भेजते हैं यहाँ पे आंदोलन के लिए, तो वो भेजते हैं जमनालाल बजाज को। गांधी जी भेजते हैं जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज कुछ दिन आते हैं और कुछ दिन चलाते हैं, बट वो गर्मी की वजह से कंटिन्यू, मतलब कुछ भी मान लो, कंटिन्यू नहीं कर पाते। और फिर वो किसको भेजते हैं, हरि भाई उपाध्याय को। तो गांधी जी ने किसको भेजा, जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज ने किसको भेजा, हरि भाई उपाध्याय को भेजा, और वो नेता बन गए यहाँ के। ऐसे चलता रहता है। फिर 1941 में जाके जो पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं वी राघवाचार्य। और रेवेन्यू मिनिस्टर कौन बनते हैं, मतलब भू राजस्व मंत्री कौन बनते हैं, मोहन सिंह मेहता। फिर ये जाके एक एग्रीमेंट करा देते हैं, और ये एग्रीमेंट ऐसे कराते हैं कि किसान सीधा आएंगे, कोई भी इनमें से ये जो नेता वेता है ये लोग नहीं आने चाहिए, हम आपका सीधा सावंत के साथ एग्रीमेंट करा देंगे। तब जाके ये जो दो लोग हैं लास्ट में, राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता, ये किसानों के बीच क्या करा देते हैं, एग्रीमेंट करा देते हैं सावंत के साथ। और सावंत ने जो भी लैंड सीज करी थी, जब्त की थी, उस जब्त लैंड को भी वो किसानों को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा बिजोलिया आंदोलन चलता है, जो कि 3 फेज में चलता है। अब मैंने आपको इधर छोटी मोटी बातें लिखी थी, वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अब देखो ये जो आंदोलन है, अगर आपने देखा तो इतना लंबा चला और कोई भी हिंसा नहीं हुई है, किसी ने किसी को मार कूट नहीं किया है। तो आप बोलते हो ये विश्व का सबसे बड़ा नॉन वायलेंट, मतलब अहिंसक मूवमेंट है, जो कि कितने साल चला था, 44 साल चला था। और ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड किसान आंदोलन भी कहलाता है। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित भी कहलाता है। अगर हम पूछें बिजोलिया आंदोलन का, किसान आंदोलन के जनक किसको कहोगे, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साधु सीताराम दास ने स्टार्ट किया था फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में कौन आया था, विजय सिंह पथिक। थर्ड फेज में कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। तो जनक किसको कहोगे आप, साधु सीताराम दास को आप कहोगे। और अगर आप ओवरऑल किसान आंदोलन की बात कहें तो उसमें कौन थे, विजय सिंह पथिक। तो आज हमने बिजोलिया आंदोलन किया था। अब बिजोलिया आंदोलन के हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, वो भी आप देख लो एमसीक्यू, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि हमें कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ। कुछ एक दो जो नई चीज़ें आएंगी वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। ये वर्तमान के किस जिले में है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वर्तमान के किस जिले में आता है, भीलवाड़ा में आता है, और ये मेवाड़ का फर्स्ट ग्रेड का ठिकाना है, यह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोगों ने भाग लिया था। तो मैंने आपको बताया था किस जाति के लोगों ने स्टार्ट किया था, धाकड़ लोगों ने किया था, है ना, गिरधरपुरा गांव से स्टार्ट किया था, तो धाकड़ हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहे हैं 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई। तो मैंने आपको इस साइड में लिखवाया था, याद करो वहाँ पे कि 1894 में किसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कर बढ़ गए थे, आपके टैक्स बढ़ गए थे, तो वो गोविंद दास जी थे ना। ऑप्शंस भी एक बार देख लो। कृष्णा सिंह कौन थे, कृष्णा सिंह वो थे जो कि 1903 में सावंत थे, जिन्होंने चवरी कर लगाया था। पृथ्वी सिंह कौन थे, जो कि कृष्णा सिंह के बाद सावंत बने थे 1906 में, जिन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया था। अनूप सिंह कौन है, अनूप सिंह आप आगे पढ़ोगे कि ये बेंगो आंदोलन के सावंत है ना। तो कौन है, गोविंद सिंह थे, जो कि 1894 में जिनकी मृत्यु हो जाती है। और अपना बिजोलिया आंदोलन कब स्टार्ट होता है, 1897 में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था।
तो हमने देखा है 3 चरणों में हुआ था। अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1897 से 41 तक हुआ था। पहला चरण आपका कब हुआ था, 97 से 1914, फिर 1914 से 23 और फिर 23 से 41, तो 3 चरणों में हुआ था। निम्न में से एक सत्य घटना बताइए, इनमें से हमें सत्य घटना बतानी है। पहला है कृष्णा सिंह ने चवरीकर 1906 में लगाया, नहीं, कृष्णा सिंह ने चवरीकर लगाया था, कब लगाया था, 1903 में लगाया था, ना कि 6 में। 6 में तो किसने लगाया था पृथ्वी सिंह ने, और कौन सा लगाया था, तलवार। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया, सही है। बिजोलिया मेवाड़ राज्य में द्वितीय श्रेणी का ठिकाना है, नहीं, द्वितीय श्रेणी का नहीं है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, नहीं, प्रथम तो किसने किया था, साधु सीताराम दास ने किया था। सेकंड वाला किसने किया था, विजय सिंह पथिक। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है, सेकंड वाली, कि 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई टैक्स लगाया था। नेक्स्ट है 1997 में लाख भाग करो के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे। तो बिजोलिया आंदोलन कौन से गांव से स्टार्ट हुआ था, कैसे याद करवाया था मैंने अभी आपको, कि धाकड़ किसानों ने किया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गिरधरपुरा से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम बताइए। पहला क्या था, प्रथम चरण 1997 से 1915, साधु सीताराम दास, सही है। मैंने आपको बताया था 14 की जगह 15 भी लिखा हो सकता है। द्वितीय चरण दिया हुआ है 1915 से 1923, विजय सिंह पथिक, सही है। तृतीय चरण 27 से 41, माणिक्यलाल वर्मा, सभी सत्य हैं, सारे ही सही है ना, सारे सही हैं। नेक्स्ट 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था, यह था मतलब ये पूछ रहा है कि तलवार बंदाई टैक्स क्या होता था, क्या पुत्री के विवाह पर होता था, नहीं, पुत्री के विवाह पर पे तो कृष्णा सिंह ने लगाया था, जो कि चवरी था। भूमि पर था, पानी पर था, नहीं, उत्तराधिकारी पर था ना, तो उत्तराधिकारी हो जाएगा। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये या 13 रुपये पे चवरी कर लगाया था, ये क्या था, ये था पुत्री के विवाह पर, है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बूंदी आंदोलन से है, ये भी हमने किया नहीं है ना। और मैं देख लेती हूँ अगर मुझे यहाँ कुछ देखते, हाँ, ये एक मुझे दिखा है अलग से बिजोलिया आंदोलन का। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्राचरणी का गठन किसने किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। और क्या किया था इन्होंने, ऊपरमाल का वो खोला था ना, ऊपरमाल सेवा क्षेत्र, जो कि हरियाली अमावस्या पे खोला था। ये रहा एक क्वेश्चन, देखो मुझे दिखा, बिजोलिया ठिकाने के में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किस महात्मा कहकर पुकारते थे, किसे महात्मा कहकर पुकारेंगे अगर ऊपरमाल का क्षेत्र है, तो वो विजय सिंह पथिक को कहलाते थे, है ना। ये हो गया। एक दूसरी बुक में भी आप देख लो बिजोलिया के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, इधर से देखो। राजस्थान कृषक आंदोलन, कृषक मतलब एक किसान, तो किसान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, राजस्थान में जो किसान आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, बिजोलिया से स्टार्ट हुए थे, है ना। राजस्थान में संगठित मैंने आपको कराया था ना, ऑर्गेनाइज्ड, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था, तो बिजोलिया। 1990 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे, तो 1990 में बोल रहा है जागीरदार कौन थे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजोलिया राणा सांगा ने किसको दे दिया था, अशोक परमार को दे दिया था, जो कि जगनेर से आए थे और खांडवा के युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिजोलिया किसके जागीरदार के अंडर आता था, परमार के अंडर आता था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था, तो सीताराम साधु कहाँ थे, किस वाले आंदोलन से थे, बिजोलिया से थे, है ना। 1917 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था, कौन बनाएंगे, बताओ, आप खुद ही बताओ, कौन बनाएगा, विजय सिंह पथिक बनाएंगे ना, क्योंकि 1916 में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। भूप सिंह से आपको याद आ रहा है, भूप सिंह ओरिजिनल नेम है किसका है, विजय सिंह पथिक का, जो कि किससे रिलेट करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवृत्त विद्या प्रचारणी सभा, ये हमने अभी किया, विद्या प्रचारणी सभा कौन खोलेगा, विजय सिंह पथिक खोलेंगे। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे वो बताना है। तो हमने देखा सीताराम दास भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, कौन नहीं होंगे, छगनलाल चौपासी वाला था। एक बार ना एक ध्यान रखो, अगर मेरे हिंदी के कुछ वर्ड्स बोलने में गलत हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा आप देख लिया करो, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो हिंदी के वर्ड्स कभी कभी मैं अटक जाती हूँ, तो